हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग और इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोलता है अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन दैट इज नॉट फुल्ली डिप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब अभी उसकी कुछ बुक वैल्यू बाकी है, टैक्स के लिए और डिप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं हम आज की सिचुएशन में। हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 70,000। उस मशीन की आज की बुक वैल्यू 70,000 रुपए, ठीक है ना। इट वॉज परचेज फॉर 2,10,000 20 years ago। 20 साल पहले कभी खरीदा था और 2,10,000 में खरीदा था। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट लेबर दे रखा है 28 का, इनडायरेक्ट लेबर 14 का, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 10.5 के और फिक्स्ड ओवरहेड 17.5 के। टोटल 70 रुपए की कॉस्ट लगती है। इन द पास्ट ईयर्स 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये जो मशीन चल रही है हमारी 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी रादर, उस मशीन से 10,000 यूनिट्स पास्ट में बनाई जाती थी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद सुटेबल रिपेयर्स द ओल्ड मशीन कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली इन फ्यूचर। थोड़ा बहुत रिपेयर कराओ, इनडेफिनेटली चलेगी फ्यूचर में। द रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 75,000 पर ईयर। हर साल 75,000 रुपए का खर्चा करो इस पुरानी मशीन पर, तो ये इनडेफिनेट, हर साल 75,000 दे दो बस इस मशीन को, ये इनडेफिनेटली चलेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना। ठीक है भाई, होगा कुछ। द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन फॉर अ न्यू इक्विपमेंट। इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ऑलरेडी डिसाइड तो कर लिया है इन भाई साहब ने कि नया इक्विपमेंट खरीदेंगे। The new machine would cost 4,20,000 before allowing for 1,05,000 for the old equipment। नई मशीन की जो कीमत है वो है 4,20,000 रुपए की, और पुरानी मशीन एक्सचेंज में दोगे तो उस पे 1,05,000 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। यूं कह दीजिए, मतलब 1,05,000 पुरानी मशीन के मिल जाएंगे, तो नई मशीन 420 माइनस 1,05,000 में नेट हमको पड़ेगी। अच्छी बात है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यू मशीन आर एज फॉलोज। जो नई मशीन है उससे ये खर्चे अलोकेटेड है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड भी दे रखे हैं। टोटल 64.75। तो पहले 70 रुपए की कॉस्ट लगती थी, अभी 64.75 होगी। कॉस्ट कम हो रही है, ये क्लियरली दिख रहा है नई मशीन को लगाने से। साथ ही जो फायदा होगा वो ये होगा कि हर साल 75,000 रुपए जो पुरानी मशीन पे एनुअली लगेंगे वो भी बच जाएंगे, वो भी नहीं लगेंगे। आगे एक लाइन बोली हुई है, सुनना इसको और समझना। The fixed costs are allocations for other department plus the depreciation of the equipment। ये जो fixed cost है ना, ये actually represent करती है दूसरे डिपार्टमेंट से आई हुई कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब ये कॉस्ट इंकर होती ही है। ओवरहेड की वो कॉस्ट है जिसका सिर्फ हमें एक हिस्सा अलोकेट करके हमारे ऊपर डाला गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये खर्चा हमारे चलने ना चलने से नहीं हो रहा, ये खर्चा तो होता ही है, हमारे ऊपर इसका एक हिस्सा आ रहा है। तो अगर मैं पुरानी मशीन चलाऊं, नई मशीन चलाऊं या कुछ भी ना चलाऊं, तो भी ये खर्चा लगेगा ही। ये खर्चा अलोकेटेड है, हमारे ऊपर अपोर्शनड है। आप जब कॉस्टिंग में ओवरहेड्स पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि खर्चे हो जाते हैं, फिर उनको डिपार्टमेंट्स पे बांटा जाता है। मेरा पॉइंट ये है यहां पर कि इस प्रोजेक्ट, इस डिसीजन का लेना या ना लेना उस खर्चे को इंपैक्ट नहीं करेगा। वो खर्चा तो फिर भी होगा। तो ये एक इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई डिसीजन मेकिंग के लिए। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो इररिलेवेंट हो गए। इसमें ऑल्दो डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, डेप्रीशिएशन के अलावा जो अपोर्शन वाला पोर्शन है खर्चे का, वो तो जोड़ना ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो एक इररिलेवेंट कॉस्ट है, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा और डेप्रीशिएशन में अलग से माइनस कर दूंगा। करेक्ट, ओके। तो एक काम करें क्या, ये जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है इनकी टोटल लगा लेते हैं दोनों सिचुएशन की, यानी ओल्ड मशीन की भी और न्यू मशीन की भी। ओल्ड मशीन का 28 प्लस 14 प्लस 10.5, दैट इज इट। तो ओल्ड मशीन का जो खर्चा है वेरिएबल वो है 52.50 का।
न्यू मशीन का देखते हैं। न्यू मशीन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 14 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 22.75। नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ दिया मैंने, माइनस 22.75। इसका है 42 का, है ना? सिर्फ वेरिएबल का ले रहा हूं मैं, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं ले रहा, क्योंकि वो इररेलेवेंट है हमारे डिसीजन के लिए। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है कि जो नई मशीन है उससे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेव हो रही है, कम लग रही है, और 75,000 का एक और इनफ्लो दिख रहा है, दो इनफ्लोज दिख रहे हैं क्लियरली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर 50,000 इन द ओपन मार्केट, बट वो ऑप्शन तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि वो घाटे का सौदा है। एक एक ट्रेडर है दुनिया के अंदर जो हमें इस मशीन के 1,05,000 रुपए देने को रेडी है, और हम उसको ये मशीन बेचेंगे रादर देन मार्केट में बेचने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन ऑल दो दे रखी है बट कुछ भी काम की नहीं है। 50,000 में मैं नहीं बेचूंगा। मैं अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उस कैश फ्लो की नहीं लूंगा जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए, 1,05,000 में कंसिडर कर रहा हूँ, अब उस पे 50,000 की अपॉर्चुनिटी नहीं लूंगा। 10 ऑल्टरनेटिव होते हैं मान लो इस मशीन को बेचने का, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कंसिडर कर लिया जाता, ना कि हर एक ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया जाता। तो 1,05,000 रुपए इस मशीन के, पुरानी मशीन की जो इनफ्लो आएगी वो 1,05,000 आएगी सेल की। 50,000 में बिक सकती है, बट आई वोंट चूज इट बिकॉज इट वुड बी इरेशनल फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन, बिकॉज वो ओल्ड मशीन कहीं और जब 1,05,000 में बिक रही है, तो मैं क्यों 50,000 में उसे बेचूंगा। हाँ, अगर मैं एक्सचेंज करवाने नहीं जा रहा होता तो फिर ये 50,000 वाला ऑप्शन भी आ जाता। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मशीन हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years, और शायद पुरानी मशीन की भी लाइफ 10 साल ही बची है। परचेज द कॉस्ट ऑफ द, अच्छा, पुरानी मशीन तो इनडेफिनेटली चल सकती है, 75,000 रुपए हर साल लगाते रहो तो वो चलती रहेगी। तो जो लाइफ है वो अलग नहीं मान सकते आप, सेम लाइफ मानेंगे। अब इनडेफिनेट का तो कैसे कंसिडर किया जाए? तो पुरानी मशीन को भी 75 लगा लगा के 10 साल तक वर्सेस न्यू मशीन। फिर उसके बाद अगर उसको खींचते तो ये नई मशीन की तो कंपैरिजन ही नहीं है उसके सामने, है ना? ओके। The new machine has an expected life of 10 years and a salvage value of 20,000 at that time. तो सैल्वेज वैल्यू भी दे रखी है नई मशीन की, 4,20,000 की उसकी इनिशियल कॉस्ट है, 20,000 की सैल्वेज आ जाएगी। तो डेप्रीशिएशन निकाल दूंगा मैं 4 साल का, 40,000 रुपए पर साल आ रहा है वैसे। 4,20,000 माइनस 20,000 एसएलएम बेसिस से, अगर आगे और कुछ नहीं कहा होगा तो। द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 50%, 50% पे टैक्स लगाना है, लगा देंगे। For tax purposes, cost of new machine and book value of the old machine may be depreciated in 10 years. तो पुरानी मशीन की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 70,000 है, 10 साल में डिप्रीशिएट करोगे, कोई सैल्वेज नहीं है उसकी, तो 7,000 रुपए। ये 75,000 का जो खर्चा आ रहा है ये तो रेकरिंग है, एनुअली लग रहा है, तो इसको कैपिटल एक्सपेंस मान ही नहीं सकते हैं। तो ये तो सीधा, अगर दिया भी तो सीधा इनकम में से, एनुअली इनकम में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं नई मशीन लगा लूंगा तो हर साल 75,000 की सेविंग होनी चालू हो जाएगी, इस पे डेप्रीसिएशन की बात नहीं उठती। 70,000 को मैं डिप्रीशिएट करूंगा तो 7,000 रुपए जो है हर साल उसका मिलेगा। 2,10,000 में उसे खरीदा था मैंने कुछ 20 साल पहले। एसएलएम बेसिस से ही डिप्रीशिएशन मानूं तो उस पे डिप्रीशिएशन अभी तक निकाल के मैं बुक, अभी आज की उसकी बुक वैल्यू खैर क्लियरली पता है 70,000 रुपए, और वो बिक रही है 1,05,000 रुपए में, तो कैपिटल गेन टैक्स भी हो रहा है, कैपिटल गेन लग रहा है हमें। उस कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दूंगा मैं। सेपरेट रेट दे रखी होगी तो उससे, नहीं दे रखी होगी तो मैं नॉर्मल टैक्स रेट से ही लगा दूंगा। मुझे कैपिटल गेन को इग्नोर करना है ऐसा क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली नहीं बोला है। आगे पढ़ते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ठीक है, 10% पे डिस्काउंटिंग करनी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टे 10,000 यूनिट्स पर ईयर। पुरानी मशीन से बनाओ या नई मशीन से बनाओ, यूनिट्स 10,000 ही बनेंगी। 10,000 की डिमांड है, तो हमें फैसला लेना है कि न्यू इक्विपमेंट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन एट हैंड इज, शुड न्यू मशीन बी परचेज्ड टू रिप्लेस ओल्ड मशीन? सही है ना?
नई मशीन लेंगे तो वो पुरानी मशीन को रिप्लेस करेगी, क्योंकि पुरानी मशीन है हमारे पास जो चल रही है। मैं ऐसा नहीं है कि ये मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये मशीन खरीद कर पुरानी को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसला लेना है हमें। यहाँ पर इंक्रीमेंटल अप्रोच, देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा था ये साइज में ना, अभी पहले वाले देखे हुए क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा बड़ा है साइज में। बट एक बात है कि बड़ा देख के डरना नहीं, छोटा देख के लड़ना नहीं। ये क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल अप्रोच से करेंगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा, छोटा सा मतलब एक्चुअली सोल्यूशन काफी छोटा है इसका। देखिए तो मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच से पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले लेता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन आप खरीदोगे वो 2 लाख 4,20,000 रुपए की है, ये नई मशीन का लगेगा। लेस सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड, जो ट्रेडर है जिससे हम नई मशीन खरीद रहे हैं वो पुरानी मशीन के हमें 1,05,000 रुपए दे रहा है, तो हम उसी को देंगे, क्योंकि हमें नई मशीन लेनी तो है ही। 1,05,000 रुपए उससे ले लेंगे। लेस कैपिटल गेन टैक्स, उसको मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, देख लेते कितना आता है। सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बिक रही है दोस्तों 1,05,000 रुपए में, लेस बुक वैल्यू ऑन डे ऑफ सेल, वो 70,000 है, मुझे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो 2,10,000 की इनिशियल 20 साल 10 साल वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आ गया ये। तो कैपिटल गेन्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35,000 के। टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स की कोई सेपरेट रेट नहीं दे रखी है, तो क्वेश्चन में जो टैक्स रेट दे रखी है 50% की, उसी रेट पर कैपिटल गेन को भी मैं टैक्स कर दूंगा। 17,500, ये आउटफ्लो हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स आउटफ्लो हो जाएगा, तो ऊपर वाले आउटफ्लो में यहाँ पे एक्चुअली इनफ्लो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आउटफ्लोस प्लस हो रहे हैं, तो ये 17,500 का गेन टैक्स है, तो ये आउटफ्लो है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आप चीज समझे होंगे कि क्या हो रहा है। 4,20,000 का आउटफ्लो है, 17,500 का टैक्स भी लगेगा, 1,05,000 पुरानी मशीन को बेचने से सेल्स प्रोसीड आ रही है, या 1,05,000 में से 17,500 माइनस करके फिर उसको इधर माइनस कर दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सैल्वेज वैल्यू का कैश फ्लो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, एनुअल कैश फ्लोज के साथ ले लूंगा, क्योंकि एनुअल कैश फ्लोज यूनिफॉर्म हो रहे हैं, तो टर्मिनल कैश फ्लो जो है उस पे लास्ट ईयर की डिस्काउंटिंग करके ले लूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा उसमें भी। 4,20,000 माइनस 1,05,000 प्लस 17,500 का कैपिटल गेन टैक्स, 3,32,500 जो है, ये प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं थी, सब ईयर जीरो पे हो रहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज बोल सकते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करनी है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिए इनफ्लोज में यूनिट्स तो सेम बिकेगी, तो जो इनफ्लो हो रहा है बेसिकली वो सेम सेलिंग प्राइस पे भी बिकेगी, तो जो भी इनफ्लोज है बेसिकली वो सेविंग्स के फॉर्म में हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिएगा एक्सक्यूज मी, मैंने क्वेश्चन में ही लिखा है
पहले लगती थी 52.50, अब लगती है 42। तो 52.5 माइनस 42 ये सेविंग्स है। 52.50 माइनस 42 ये सेविंग्स है। और जितनी भी यूनिट्स बनती थी उन सभी यूनिट्स पे ये सेविंग हो जाएगी। पहले भी 10 बनती थी, अभी भी 10,000 ही बनेंगी। तो 10,000 इंटू दिस 52.5 माइनस 42 इज 10.5 इंटू 10,000। तो 1,05,000 का तो हर साल वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग्स हो जाएगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगा सेविंग्स इन एक्सपेंसेस ऑन ओल्ड मशीन। जो एनुअली लग रहे हैं वो 75,000 के खर्चा नहीं था जो हर साल देना पड़ेगा पुरानी मशीन को। इनडेफिनेटली चलाते रहो, 75,000 देते रहो और इनडेफिनेटली चलाते रहो। तो 1,80,000 की ये सेविंग्स हो गई। देखिए, नई मशीन को लगाने की वजह से कोई और सेविंग्स हो रही हो तो आप बता दीजिए। एक तो वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग्स आ रही है, एक बात। और दूसरी जो सेविंग्स आ रही है वो आ रही है 75,000 की। उसके अलावा कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा। डिप्रीसिएशन जरूर मुझे कंसिडर करना है, तो मैं अब सिर्फ, क्योंकि मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच से चल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इंक्रीमेंटल, जो फर्क आ रहा है सिर्फ वो ले रहा हूँ, है ना। तो मैंने इंक्रीमेंटल सेविंग्स ली, इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन एक्सपेंसेस लिए। तो अब मैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा। लेस इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ये जो भी सेविंग्स होगी ये मेरी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन होगा वो माइनस भी हो जाएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो मुझे दोनों मशीन्स का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन। ओल्ड मशीन की 70,000 की बुक वैल्यू बची थी, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं थी। 10 साल तक इसको गायब करता मैं तो 7,000 रुपये हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज होता उसका। न्यू मशीन की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो 4,20,000 है, पर 20,000 का सैल्वेज भी मिलेगा उस पर, और उसको भी 10 साल में ही डेप्रीशिएट करना था। तो 40,000 का डेप्रीसिएशन उस पर भी हो जाता। 40 माइनस 7, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 40 के माइनस 7 के। तो देखो, मुझे वैसे भी डेप्रीसिएशन मिल ही रहा था। अगर मैं नई मशीन नहीं भी लेता तो भी मेरे को 40,000 का डेप्रीसिएशन तो मिल रहा था बड़े आराम से। क्योंकि मैंने न्यू मशीन ली, सॉरी, अगर मैं नई मशीन नहीं लेता तो भी मुझे 7,000 का डेप्रीसिएशन तो मिल ही रहा था। न्यू मशीन लेने से 40 का डेप्रीसिएशन मिला, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन हुआ मेरा 33,000 का। ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है। इस डेप्रीसिएशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,47,000 का मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। इसमें से मैं लेस कर दूंगा टैक्स एट द रेट 50%, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73,500 का। इसमें मैं वापस ऐड कर दूंगा इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है 33,000 का। तो एनुअल कैश फ्लोज बन जाएंगे 1,06,500 के। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज एट द रेट 10% फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। ठीक है, 1,06,500। इसको मैं एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जो रेट चल रही है, जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 10% की है, तो हो जाएगा बड़े आराम से 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस, मुझे दबाना है 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेमोरी रिकॉल। तो ये आ जाएगा
1,06,500 इंटू 6.1445 करके जो भी है इंटू 1,06,500, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रही है 6,54,396। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो इनफ्लोज आ रही है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन। जो नई मशीन है उसका सैल्वेज भी मिलेगा। वो कैसे निकलेगा? सैल्वेज वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% और 10th ईयर का। पुरानी मशीन को मैं पुरानी मशीन का तो मैं कैपिटल गेन ले चुका हूं और उसका कोई सैल्वेज है नहीं, तो मैं इंक्रीमेंटल सैल्वेज लूं। पुरानी मशीन का सैल्वेज एक्चुअली 0 है। नई मशीन का सैल्वेज मिलेगा मुझे। नई मशीन को मैं ऐसे डिप्रिशिएट कर रहा हूं कि उसकी लाइफ के एंड में उसकी बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू के बराबर हो, यानी कोई भी कैपिटल गेन का सिचुएशन नहीं अराइज होगा। पुरानी मशीन का तो कोई सैल्वेज है नहीं, नई मशीन का जो सैल्वेज है वो है 20,000 का, और उसको मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर 10% पे 10th ईयर का। तो वो निकाल लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1 और इक्वल टू दबाऊंगा मैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आ जाएगा 0.38554 इंटू 20,000। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज आ रही है न्यू मशीन की, वो आ रही है 77,710 7,711 रुपीज की। अब इसकी टोटल लगा लेते हैं हम 654,396। टोटल सैल्वेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज आ रही है 6,62,107। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू 6,62,107 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो ऊपर निकाला था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज दैट वाज सिंपली 3,32,500। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 3,29,607। तो ये निकल के आई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। मॉड्यूल के आंसर में और हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है डिस्काउंटिंग के राउंडिंग ऑफ का, बट फाइनल डिसीजन यही निकलेगा कि भैया रिप्लेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा एनपीवी आ रहा है रिप्लेसमेंट डिसीजन से। तो डिसीजन दे देते हम, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव मशीन should be replaced. Since NPV is positive, machine should be replaced. Alright, चलिए जी। तो ये हमने एक अभी क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला क्वेश्चन किया इंक्रीमेंटल अप्रोच से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन, काफी छोटा सा सोल्यूशन था, ऑल्दो क्वेश्चन काफी बड़ा था बट उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को ड्रैग किया हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं करता हूँ। वेरी बेसिक वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन तो एक्चुअली इनिशियली फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होता हमारा। आई डोंट नो व्हाई इट इज गिवन एट सच अ लेटर नंबर इन योर मॉड्यूल, बट आ रहा है। चलिए तो इसे कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना स्पीड से कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन को आप अभी जब भी मैं कोई आंसर दूं उससे पहले आप रनिंग क्लास को पॉज करिएगा और देखिएगा कि आप उस आंसर पे पहुंच पाते हैं या नहीं पाते हैं। दिस वुड बी अ लाइक अ लाइव टेस्ट के आप अपनी लेवल असेस कर लें।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, और अगर इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो आप पीछे वाली क्लासेस वापस देखिए, जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछिए, एंड एटलीस्ट रीच टू अ बेयर मिनिमम लेवल अगर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। बिस्क फार्म बिस्किट्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन, इसको डिलीवरी वैन खरीदनी है, एंड इवेल्युएटिंग दी फॉलोइंग टू चॉइसेस, इसके पास दो चॉइसेस है, ये उनको इवेल्युएट कर रही है। द कंपनी कैन बाय अ यूज्ड वैन फॉर 20,000 एंड आफ्टर 4 years सेल द सेम फॉर 2,500 नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स वैक्स एडजस्ट करने के बाद 2,500 पे बिकेगी, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह सब कंसिडर कर लिया इसने, एंड रिप्लेस इट with another used van which is expected to cost 30,000 and has 6 years life with no terminating value। तो बेसिकली 10 साल तक इसको वैन चाहिए, एक अभी यूज्ड वैन खरीदेगी, वो 4 साल चलेगी, 20,000 रुपए में पड़ेगी, और चौथे साल के एंड में 2,500 का इनफ्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर देगी, ये एक और नई वैन खरीदेगी, वो वैन लेगी अनदर यूज्ड वैन, वो 30,000 में लेगी, वो 6 साल चल जाएगी, और उस पर कोई भी 6 साल बाद कोई भी इनफ्लो नहीं मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो चलिए ऑप्शन ए के कैश फ्लोज को एक चार्ट पे लिख देते हैं। एक्चुअली आउटफ्लोज ही हैं इसमें सभी, कोई इनफ्लो है ही नहीं। ऑप्शन ए ईयर, देखिए 0, फिर 1, 2 और 3 पर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, ईयर 4 में हो रहा है, तो मैं सीधा 4 लिख रहा हूं। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है ईयर 10 पे, तो मैं ईयर 10 लिख रहा हूं। कैश फ्लोज कैसे लिख रहा हूं, वैन खरीदी, ईयर 0 में वैन खरीदूंगा 20,000 की, आउटफ्लो है। ईयर 4 में वैन को बेच दूंगा, 2,500 का इनफ्लो मिलेगा। ईयर 10 में इस वैन से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ले लेते हैं वैन 1, देन वैन 2। वैन 2 ईयर 0 में तो आ ही नहीं रही, ईयर 4 में मुझे नई वैन खरीदनी पड़ेगी, तो उस पे 30,000 का आउटफ्लो है, और ईयर 10 पे कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा है पुरानी वैन से। तो ये मेरे कैश फ्लोज हो गए। अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, तो ऑप्शन ए का हिसाब निकल आएगा। चलिए देखते हैं बी में क्या बोला हुआ है। द कंपनी कैन बाय अ न्यू वैन फॉर 40,000, the projected life of the van is 10 years and has an expected salvage value net of taxes, tax adjust करके 5,000 at the end of 10 years। ऑप्शन बी का चार्ट बना लेता हूं अब मैं। ऑप्शन बी ईयर 0 एंड 10, 4 बीच मिडिल ऑफ द लाइफ कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। न्यू वैन है ये, न्यू वैन कंपनी बाय कर सकती है 40,000 में, तो यहाँ 40,000 का आउटफ्लो हो जाएगा, और लाइफ खत्म होने पे दोस्तों 5,000 का इनफ्लो मिलेगा, ऐसा बोला हुआ है। नेट ऑफ टैक्स दे रखा है वो ऑलरेडी, 5,000 का इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वैन्स अंडर बोथ द चॉइसेस आर सेम, दोनों वैन सेम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 10% विद चॉइसेस प्रेफरेबल, आपको बताना है कि ये दो यूज्ड वैन से 10 साल काम निकाला जाए, या एक नई वैन खरीद के पूरे 10 साल यूज किया जाए, जिसमें भी कॉस्ट कम आएगी वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइफ दोनों ऑप्शंस की सेम है, देखिए 4 और 6 है, पर वो 4 और 6 कंबाइन होके एक ऑप्शन बन रहा है, तो अनइक्वल लाइव्स नहीं है, इक्वलाइज्ड एनपीवी करने की जरूरत मुझे यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए की लाइफ भी 10 साल है, वो दो वैन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डजेंट मैटर। और ऑप्शन बी की लाइफ भी 10 साल है, वो एक वैन से निकल रही है। मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, मैं यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, पूरी नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ईयर 0 में जो कैश फ्लो हो रहे हैं उसका तो कुछ भी नहीं करना, जो ईयर 4 में हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ईयर 4 के अंदर 30 का आउटफ्लो पर 2,500 का इनफ्लो है, तो नेट 27,500 का आउटफ्लो हो रहा है, उसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। चौथे साल में 10% से डिवाइडेड बाय 1.1, 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और उसमें प्लस कर देता हूं मैं 20,000, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू of all the outflows 38,783 रुपीस की पड़ रही है। ये दो मशीन का जो जुगाड़, दो वैन का जो जुगाड़ आप बैठा रहे हो, उसमें आपको 38,783 की कॉस्ट पड़ेगी। अब मैं इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देख लेता हूं।
40,000 का आउटफ्लो, उसका कुछ भी नहीं करना। 5,000 का जो टर्मिनल इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ 10% में डिवाइडेड बाय 1.1 और इक्वल टू मैं दबाऊंगा 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मैं कर दूंगा m प्लस और 40,000 को कर देता हूँ मैं m माइनस। मेमोरी रिकॉल कर देता हूँ, ये पड़ रही है मुझे 38,73 की, नो रादर 72 की। तो सिंस नेट कैश आउटफ्लो in case of buying a new van is comparatively lower, we should go for option B। ये इतना सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट। इफ यू डू, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, हमने सॉल्व किया। यहाँ पर आउटफ्लोज थे, तो जो कम पड़ रहा है उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ऑप्शन बी में आउटफ्लो कम था, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से समझ में आया होगा, पुराना वाला क्वेश्चन हमने किया। अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं बचे हुए इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले। बाय दोस्तों।